हेलो बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ, तो ये आपका जो भी लेक्चर है, जो भी नंबर वाला, ठीक है, इसको आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें से चौथा वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड वाले एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो देख करके आपको कंफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत ही आसान है। इसको आप समझिएगा अच्छे से और वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ, एक चीज और, इसके बाद जो है एक लेक्चर और लगेगा एक वीडियो में, और उसके बाद द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा और हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, क्या? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 180। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 180। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सम वाले को एक पास ले आते हैं, और जैसे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से, ध्यान से देखिए, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना? यस में आप 0 ऐड कर दो। ठीक है, तो सम वाले को एक साथ करना है। ठीक है, सम वाले को हम क्या करेंगे? एक साथ करेंगे, और विषम वाले को एक साथ करना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सम वाला एक साथ कर दो और विषम वाला फैक्टर एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो x स्क्वायर प्लस 4x, और इसका इसमें जो करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 180। ठीक है, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4x x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ऐड होके 3x और x 4x प्लस 3 इक्वल टू 180। अब ध्यान से अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, अगर 180 को इधर ले आए माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखना है क्वेश्चन में कि ये वाला टर्म और ये इतना टर्म सेम है या नहीं, ये इतना और ये इतना क्या है? सेम है या नहीं? ठीक, अगर ये सेम है तो हम इसको क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू क्या मान लेंगे? y। इसको मैंने क्या कर लिया? माना। ठीक है, कि इसकी जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं? y। तो क्या हो जाएगा? ये इसकी जगह पे y हो गया, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे y प्लस 3 माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, हो जाएगा 0। उसके बाद क्या करेंगे? इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 180 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे 180 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए? घटाने पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है ना? 180 डिग्री आना चाहिए। समझ में? ठीक, तो इसका आप क्या करना है? आपको फैक्टराइजेशन करना है। इसका क्या करना है आपको? फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, दिमाग में अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए और सोचिए कि ऐसा कौन सा 2 नंबर होगा जिसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाए? 180। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, आप करके देख लेना। ठीक, क्या हो जाएगा? 15 माइनस 12। 15 में से 12 को माइनस करोगे कितना आएगा? 3 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 15 का 12 में 180 आता है। ठीक है, फिर सॉल्व कर दो। y स्क्वायर प्लस 15y माइनस 12y माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या जाएगा? y कॉमन, y प्लस 15, 12 कॉमन, y प्लस 15 इक्वल टू 0। देखो, माइनस अगर कॉमन लेंगे, ऋण कॉमन लेते हैं, अंदर धन चिन्ह हो जाता है, सॉरी अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ ऋण था तो धन हो गया, तो y धन 15 y धन 15 क्या हो गया? कॉमन, तो y धन 15 और y ऋण 12 बराबर 0। तो y का 2 मान आ जाएगा, y बराबर ऋण 15 और y बराबर 12। ठीक है, अब यही y का मान आप यहाँ पे रख करके क्या कर सकते हो? यक्ष का मान अलग अलग निकाल सकते हो। एक बार जब आप -15 यहाँ पे रखोगे, ठीक, तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा?
बराबर -15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 15 इक्वल टू 0। और एक समीकरण क्या बनेगा जब आप 12 रखोगे, x² धन 4x ऋण 12 बराबर 0। तो इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग आप हल करिएगा और इनका मान निकाल लीजिएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि द्विघात समीकरण आपको हल करना मैं बता चुका हूँ, ये मैं केवल इसलिए बता रहा था क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न था, ठीक है। अब हम देखेंगे कहाँ पे, आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस px 3x² प्लस px ऋण 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है। क्या है? एक मूल 2। एक मूल 2 होने का मतलब क्या हो गया कि x का कोई एक मान क्या है? 2 है। तो अगर हम x की जगह पे 2 रख देंगे, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। मतलब अगर हम x की जगह पे इसमें क्या रख दें? 2 रख दें, तो इसका मान क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 2 दूना 4 धन 2b ऋण 8 बराबर 0, 4 3 12 धन 2b ऋण 8 बराबर 0। 12 में से 8 जाएगा 4। बहुत बड़ी बात सर आपने बता दिया मुझे, हमको पता ही नहीं था कि 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा सर। बहुत ही अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो p बराबर क्या आ जाएगा? 2, ठीक। अब p बराबर अगर 2 आ गया तो आ गया, और क्या, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया है? और द्विघात समीकरण 4x² कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² ऋण px² धन q बराबर 0 का के मूल बराबर हो तो k का मान बताइए। अब बताओ कि मूल जब बराबर होते हैं किसी द्विघात समीकरण के, किसी द्विघात समीकरण के अगर मूल बराबर होते हैं, ठीक है, अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर सर होता है, ठीक है। क्या होता है? bx² माइनस 4ac क्या होता है? किसके बराबर? 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो a का मान 4 आ जाएगा, b का मान ऋण 2p आ जाएगा, c का मान q आ जाएगा। और इसको उठा करके हम किस में रखेंगे? b² ऋण 4ac बराबर 0, ठीक। तो b² का मान क्या आ गया? ऋण 2p का स्क्वायर ऋण 4 गुणे a का मान 4 गुणे c का मान q बराबर 0। p का मान आप निकाल चुके हो, क्या? 2। तो 2 यहाँ रख देंगे तो 2 दूना 4 दतवा कुछ नहीं, 4 चौका 16q बराबर 0। ये 2 दूना 4 16q बराबर 0 इधर आ जाएगा। तो q बराबर क्या आ जाएगा? 1/4। q का मान क्या आ गया? 1/4, ठीक है। कि अगर इसके मूल बराबर हैं, अगर इसके मूल बराबर हैं इस समीकरण के, तो q का मान क्या होगा? 1/4 होगा, ठीक। यहाँ पे 2 कंडीशन इसलिए दिया था, इस ऊपर वाला द्विघात समीकरण केवल इसीलिए दिया था जिससे आप p का मान निकाल लो, ठीक है। p का मान जब निकल गया तो दूसरे वाले में हम उसका यूज कर देंगे, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा दूसरा सवाल भी समाप्त हो गया। देखो कैसे मैं लगाता हूँ, ठीक है, किस तरह से स्टेप फॉलो करता हूँ, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट केवल एक ही है। क्या? द्विघात समीकरण का केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि मूलों को निकालना, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, द्विघात समीकरण लिखना, ठीक है। उनके मूलों का गुण क्या होता है, कैसे उसके मूल होंगे, बराबर होंगे, ठीक, या बराबर नहीं होंगे, या बराबर होंगे तो कैसे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं, यही आपके क्या है, कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चल रहे हैं और क्वेश्चंस आपके लगते चले जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, ठीक, दिया यदि x पे घाते 4 ऋण px² धन q बराबर 0 का एक गुणनखंड इतना है। अब ये बताओ कि अगर इसका एक गुणनखंड इतना है, ठीक है, अगर इसका एक गुणनखंड इतना है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या x पे 4 ऋण px² इसको इस तरह से सकते हो क्या कि एक गुणनखंड मान लें, इसका एक गुणनखंड इतना है तो दूसरा गुणनखंड भी कुछ होगा,
भाई किसी दो गुणनखंडों का दो का गुणा करने पर ही तो ये आया होगा, ठीक है। या ऐसे बोलो कि ये अगर इसका गुणनखंड है तो इसमें भाग दे देंगे तो ये तो आएगा ना, ठीक। जैसे मैं बोलूं 6 का एक गुणनखंड 2 है, ठीक। तो दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए x में गुणा कर दो, जो x का मान आएगा वही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि यदि बोल क्या रहा है, यदि इतने का एक गुणनखंड इतना है तो सिद्ध करिए p बराबर 5 और q बराबर 4। ये सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं। x पे घाते 4 px स्क्वायर धन q बराबर gx गुणे, इसको आप हल करोगे तो x स्क्वायर 2 धन 1 x धन 2 gx गुणे x ऋण 2 x धन 2, ठीक है। df ब्रैकेट में लेके चलो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। x कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 2, ऋण 1 कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 2, मतलब क्या आ गया, इसका ये गुणनखंड बन गया और इधर क्या हो जाएगा, x पे 4 px पे 2 धन q। अब बताना हमको, अब बताना अगर मैं खुद से यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दूं, x की जगह पे क्या रख दूं, पुट या x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखोगे तो क्या होगा देखना, इधर वाला समीकरण ये x की जगह 1 रख दोगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ठीक। और यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 के घाते 4 ऋण p 1 के घाते 2 धन q बराबर 0, ये हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका q ऋण p बराबर ऋण 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ से एक समीकरण आ गया p और q में क्या, q ऋण p बराबर ऋण 1। फिर हम क्या करेंगे, एक मिनट, फिर हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा, इधर का पूरा मान 0, x की जगह 2 रखोगे 2 में से 2 जाएगा 0, ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 2 पे घाते 4 उधर फिर p 2 पे घाते 2 धन q बराबर 0 हो गया। ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 4 p धन q बराबर 0। ये देख सकते हैं आप कि p और q में आपका क्या आ गया, 2 समीकरण आ गया, p और q में 2 समीकरण आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, ये दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा तो क्या करेंगे, p और q ऋण p बराबर 1 ऋण और q ऋण 4p बराबर ऋण 16। इसको हल कर दो, घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, 3p बराबर 15, तो p बराबर क्या आ जाएगा 5, और p क्या लाना था आपका 5, p का मान इसी में रख दो तो q ऋण 5 बराबर ऋण 1, 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा q बराबर 4, p बराबर क्या आ गया 5 और q बराबर क्या आ गया 4। यहाँ पे आपको सोचना क्या था, सोचना ये था कि जो हमारा ये दिया हुआ है एक समीकरण, ठीक, अगर हम इसको क्या माने, बहुपद माने, इसको मानो आप कि ये अगर बहुपद है, ठीक, कौन से घात का, 4 घात का, ठीक, तो इसका एक गुणनखंड अगर 2 घात का है तो दूसरा वाला भी गुणनखंड क्या होगा, 2 घात वाला होगा, ठीक। तो हम अगर उस गुणनखंड को मान लें gx, ठीक, तो क्या हो जाएगा कि इतना बराबर gx गुणे ये वाला पूरा गुणनखंड, तो इसको हल करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, मुझको लग रहा है 4-5 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ध्यान से देखिए, यदि समीकरण n है बहुत आसान, ठीक है, यदि समीकरण lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n बराबर 0, lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n बराबर 0, ठीक, के मूलों का अनुपात p अनुपात q है, तो सिद्ध करना है क्या, ये, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मूलों का योग कितना होगा, इसके मूलों का योग कितना होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो 1 मिनट जरा मुझको समय दीजिए।
ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये स्याही भर रहा था भाई। ठीक, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मूलों का माइनस बी अपॉन ए तो माइनस एन अपॉन एल। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए तो एन अपॉन एल। या एक चीज और दिया हुआ है क्या, इनके मूलों का अनुपात कितना है, p बटे q है। तो अगर यहां से मैं देखूं p का मान तो क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा इंटू q। ठीक है, ये आ गया आपका। तो यहां से भी अगर आप चाहते हो ठीक कि अल्फा अपॉन बीटा इंटू क्या हो जाएगा q हो जाएगा, तो अगर यहां से भी आप चाहो तो p का मान उठा करके अगर पुट किया जाए ठीक तो भी क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे क्या कर दूं, कॉमन ले लूं ठीक, क्योंकि अगर आप यहां से उसका मान निकालते हो, किसका, पी क्यू का अगर आप मान निकालते हो ठीक, p इंटू क्यू तो क्या आ जाएगा, p इंटू क्यू का मान ध्यान से देखिएगा, p इंटू क्यू का मान क्या आएगा, n अपॉन एल ही आएगा। ठीक है, p इंटू, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं, अगर मैं यहाँ से एक चीज बताऊँ आपको कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया था, एन अपॉन एल। अगर मैं बोलूँ कि दिया है कि किसका अनुपात, इसको मिटा दूँ, अगर दिया है अनुपात कि पी अनुपात क्यू कितना है, पी अनुपात क्यू किसका अनुपात है, ये अल्फा अनुपात बीटा का, तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि अल्फा बराबर क्या होगा, पी एम होगा और बीटा बराबर क्या होगा, क्यू एम होगा। क्यों ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज रेशियो में दिया हो या अनुपात में दिया हो, मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा समान नंबर होगा, बराबर संख्या होगी, कोई भी ऐसा समान गुणनखंड होगा जो कट गया होगा। तो अगर हम मान लें कि वो संख्या क्या हो, यम हो ठीक, क्यों, क्योंकि अल्फा अनुपात बीटा, अल्फा बटे बीटा का मान p बटे q है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो कट गया होगा तो p अपॉन q इसका अनुपात आ गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या मान सकते हैं कि अल्फा बराबर pm और बीटा बराबर qm हम खुद से मान ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम क्या लिख दें, अगर मैं लघुत्तम ले लूँ तो क्या आ जाएगा, रूट में पी क्यू और रूट पी आ जाएगा प्लस क्यू आ जाएगा प्लस एन अपॉन एल बराबर 0। पी का मान क्या हो जाएगा, पी का मान अल्फा अपॉन एम प्लस ये हो जाएगा बीटा अपॉन एम अपॉन यहाँ हो जाएगा अल्फा अपॉन एम इंटू बीटा अपॉन एम प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन एम नीचे से 1 अपॉन एम एक 1 अपॉन एम बाहर आ गया ठीक, अंडर रूट में बचा, ऊपर वाला क्या होगा, पहले 1 अपॉन एम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और अगर नीचे से 1 अपॉन एम बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, ये कट जाएगा आपका। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस एन अपॉन एल, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अंडर रूट एन अपॉन एल प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल। ठीक, नीचे वाला दिख रहा है क्या आपको, हाँ ठीक है, नीचे वाला दिख रहा है, थोड़ा सा अगर मैं इसको और पास कर दूं तो दिखेगा पूरा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बताऊं, देखिएगा इक्वल टू 0 हमको प्रूव करना है, ये पूरा वैल्यू 0 ही लेके आना है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे, देखिए क्या लिखा है वहाँ पे, n अपॉन एल अपॉन अंडर रूट एन अपॉन एल प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल इक्वल टू 0 लेके आना है। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ क्या, अंडर रूट एन अपॉन एल तो क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, और ये प्लस एन अपॉन एल रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन अपॉन एल बराबर 0, ये तो इधर जाएगा 0। ठीक, या कुछ मत करो आप, एक काम, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना है ये आपका, या मैं ऐसे बोलूँ कि मैं यहाँ पे केवल क्या लेके चल रहा हूँ, LHS लेके चल रहा हूँ। ठीक, और LHS खुद से आ जाएगा, यहाँ से मैं LHS लेके चल रहा हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ऊपर माइनस मैन अपॉन एल प्लस मैन अपॉन एल 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे हम, ये LHS लेके चलेंगे, एलसीएम लेंगे, p प्लस क्यू हो जाएगा। कैसे p प्लस क्यू होगा, रूट में p और रूट में q कॉमन, एलसीएम p से रूट q कट गया, रूट p बचा, रूट p से रूट p मल्टीप्लाई p प्लस इसी तरह से q वाला हो गया। ठीक, फिर p का मान हम क्या लिख देंगे, अल्फा अपॉन m और प्लस
Q का मान क्या लिख देंगे बीटा अपॉन m। कैसे हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमको अनुपात दिया है क्या कि उनके मूलों का अनुपात अल्फा अनुपाते बीटा बराबर कितना है P बटे Q है। तो हम अल्फा बटे P बीटा बराबर क्या दिया है P बटे Q दिया है, P अनुपाते Q। तो हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और मान क्या ले रहे हैं कि अल्फा बराबर Pm होगा और बीटा बराबर Qm होगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, यदि c स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। कह रहा है अगर ये इसके मूल क्या है बराबर हैं तो सिद्ध करना है कि a बराबर 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। तो आपको पता है कि अगर मूल बराबर होते हैं तो क्या करना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, b का मान क्या होता है x का गुणांक, तो लो b लिख दिया हमने, b हमने लिख दिया और उसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ac। a का मान कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक और c का मान कितना है b स्क्वायर माइनस ac बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस bc का होल स्क्वायर माइनस 4, इसका गुणा कर दीजिए c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ac सॉरी c क्यूब हो जाएगा, c क्यूब और माइनस a b क्यूब माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर बी सी बराबर 0। ये हो गया आपका। फिर 4 का गुणा करके इसको भी ब्रेक कर दो, तो 4 a पे घाते 4 धन 4 b है ना, हाँ 4 b स्क्वायर c स्क्वायर ऋण 4 गुना 8 a स्क्वायर बी सी। ठीक है, फिर ऋण 4 c स्क्वायर b स्क्वायर ऋण धन हो जाएगा 4c क्यूब a ऋण धन हो गया 4ab क्यूब और ऋण धन ऋण हो गया a स्क्वायर बी सी बराबर 0। देखो कुछ कट रहा है या नहीं, 4a क्यूब a b स्क्वायर c स्क्वायर, ये देखो कट रहा है 4b स्क्वायर c स्क्वायर 4b स्क्वायर c स्क्वायर कट गया। ये वाला टर्म तो एक ही है, तो हो जाएगा 4a की पावर 4 माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड हो जाएगा माइनस 9 BC ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a क्यूब 4a स्क्वायर हो गया, कहानी खत्म। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4c स्क्वायर b स्क्वायर 4c क्यूब a 4a b क्यूब और 4 यहाँ पे 4 होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2 8 4 12 हो जाएगा यहाँ पे 12। तो एक काम करिए, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, तो हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 3abc प्लस c क्यूब a प्लस ab क्यूब बराबर 0। a अगर कॉमन ले लेंगे सब में तो हो जाएगा a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर, इसमें दो गुणनखंड हो गया, एक बार a बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इतना बराबर 0, तो एक बार हो गया a बराबर 0 और एक बार हो जाएगा a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 0। 3abc को इधर भेज दो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। तो ये आपका क्या हो गया रिलेशन। देखिए आपको क्वेश्चन देख करके क्या है परेशान नहीं होना है, ठीक, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि कैसा आ गया ये कैसा हो गया। जो आपको पता है, आपको बोला क्या था कि इसके दोनों मूल क्या हैं बराबर हैं, तो आपको अगर बोला था कि इसके दोनों मूल बराबर है तो आपको एक ही चीज पता है क्या कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है कब, जब दोनों मूल बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसके बाद एक और वीडियो पड़ेगा, उसके बाद हमारा पाठ खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।